हो गया ना? तो सभी लोगों को बच्चा लोग फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। जबरदस्त गुड मॉर्निंग, ठीक है ना? चलिए देखिए सब लोग, देखो फिर से देखो, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना बाबू, उसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? परख नली शिशु के नाम से जानते हैं। ये परख नली शिशु क्या होता है? ये शिशु ऐसा शिशु नहीं होता है जिसको ट्यूब में बनाया जाता है, बताए थे ना? इसका मतलब क्या होता है कि होता क्या चीज है कि कृत्रिम प्रक्रिया के द्वारा, आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा जो होता है ना, स्त्री से अंडाणु को लेकर और पुरुष से शुक्राणु को लेकर उसको शरीर से बाहर में क्या करवाते हैं? निषेचित करवाते हैं। और बाहर में जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो उस निषेचित अंडाणु को 8 ब्लास्टोमियर तक की या 16 ब्लास्टोमियर तक की अवस्था में जाने के बाद उसे पुनः जो है स्त्री के गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है? प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। तब जाकर जो बच्चा जन्म लेता है 9 महीने के बाद, उस बच्चे को ही हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। मतलब केवल निषेचन शरीर से बाहर होगा, लेकिन बाकी जो उसके बाद की जो प्रक्रिया होगी ना, वो गर्भाशय के अंदर में ही होती है। यानी कि डेवलपमेंट का काम कौन करती है? स्त्री करती है। समझ में आ रहा है ना? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परख नली शिशु के नाम से जानते हैं। अब बातें कर लेते हैं कि परख नली शिशु का जो प्रोसेस होता है वो होता कैसे कैसे है, आखिर ये बनाया कैसे जाता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम 2 व्यक्तियों का जुगाड़ किया जाता है। जुगाड़ का मतलब होता है 2 तरह के इसमें कपल्स भाग लेते हैं, जोड़ा। कपल्स जोड़ा बोलेंगे, या इसको क्या बोलेंगे? दंपत्ति बोलेंगे। समझ आया ना जी? दंपत्ति का मतलब मेल और फीमेल, मेल और फीमेल इसमें बोलेंगे। मेल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अगर जोड़ा की बात कर लिए तो इसमें मेल क्या कहलाता है बाबू? हस्बैंड। समझ आया ना? समझ आया कि नहीं समझ आया? अब फीमेल जो होती है ये क्या कहलाती है? वाइफ। तो हस्बैंड की वाइफ हो गई यहाँ पे। तो ये दोनों क्या है? कपल्स हैं। तो इसमें होता क्या चीज है कि स्टेप बाय स्टेप में क्या होता है कि सबसे पहले जो है ना, फीमेल जो होती है, फीमेल ऐसी होती है, ऐसे फीमेल हमेशा मुस्कुराते रहती है। समझ आया ना? लेकिन उसके मुस्कुराहट पे कभी जइयो मत। जितना ज्यादा मुस्कुराएगी ना, उसके मन में उतना ही ज्यादा खतरनाक ना भयानक चीज छिपा हुआ रहता है, कभी भी धोखा दे सकती है। चलो समझो, नहीं समझा? तो ये फीमेल हो गई। तो इस फीमेल को सबसे पहले कोई इंजेक्शन लगाया जाता है जिसका नाम होता है FSH। फीमेल के शरीर में इंजेक्ट करेंगे। ये सब बोर्ड पे देखो, FSH का इंजेक्शन। लाइट ऑन करते हैं। जला चल। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस फीमेल के शरीर में एक हार्मोन इंजेक्ट करते हैं, उसका नाम क्या होता है? FSH। FSH का पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक और हार्मोन भी होता है जिसको हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, LH भी बोलते हैं, लेकिन बेसिकली FSH का इंजेक्शन उसको लगाया जाता है। जब FSH का इंजेक्शन लगा लेते हैं तो फीमेल में क्या होता है ना कि फीमेल में 2 अंडाशय होता है। 2 अंडाशय होता है ना जी? एक लेफ्ट साइड में और दूसरा राइट साइड में होता है। तो इस अंडाशय से क्या बनने लगते हैं? अंडाणु। इस अंडाशय से क्या बनने लगते हैं? अंडाणु। और एक बार में 2 से 4 अंडाणु बन जाते हैं। ऐसे एक महिला जो है एक अंडाशय से केवल एक ही अंडाणु बनाती है प्रत्येक महीने में, लेकिन इस इंजेक्शन को लगाने के बाद वो महिला जो है ना 2 से 4 अंडाणु बनाती है। इसे कृत्रिम प्रक्रिया के द्वारा या लैप्रोस्कोप की मदद से क्या कर दिया जाता है? अंडाणु को हम लोग क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। अंडाणु मिल गया उसको, ये पहला स्टेप खत्म इसका। तो पहला स्टेप में क्या होता है? अंडाणु कलेक्ट करना होता है। किसके बॉडी से? इसके बॉडी से। हाँ, स्त्री के बॉडी से अंडाणु कलेक्ट करते हैं। दूसरा स्टेप में आ जाइए। दूसरा स्टेप यहाँ पे देखो, ऐसे ये क्या है? मेल है। समझ आया ना? इसका ध्यान किधर रहेगा? हमेशा फीमेल की ओर। नहीं समझ आ रहा है? आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब ये इधर देख रहा है तो इससे इसको कोई मतलब नहीं है, बस हम खाली बना दिए ऐसा। अब क्या करते हैं कि इससे ये जो है, इससे हम लोग क्या कलेक्ट कर लेते हैं? वीर्य। ऐसे इसको क्या कहा जाता है? डोनर मेल कहते हैं इसको। डोनर मेल यानी कि दाता पुरुष कहते हैं। तो दाता पुरुष से हम लोग क्या कलेक्ट कर लेते हैं बउआ? वीर्य। और इस वीर्य में क्या होता है? इसका
शुक्राशय नहीं है, शुक्राणु। इस शुक्राणु को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नर युग्मक के नाम से जानते हैं। तो जैसे फीमेल को FSH का इंजेक्शन लगाए थे ना, ऐसा नहीं है कि मेल को भी इंजेक्शन लगता है। नहीं, मेल को इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। मेल को कहा जाता है कि आप कृत्रिम तरीके से अपने वीर्य को एक बोतल में डिस्चार्ज करके हमको क्या कर दीजिए, सौंप दीजिए। समझ रहा है ना? ये बोतल में सीमेन को कलेक्ट करके ये किसको दे देता है? डॉक्टर को दे देता है। जो उजला कोट पहने हुए हॉस्पिटल में मिलेगा ना, उस आदमी को दे देता है। उसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर। आया समझ में? नहीं समझ आया? तो ये दे दिया ना वीर्य को। तो दूसरा स्टेप में क्या हुआ? दूसरा स्टेप में क्या हुआ कि सीमेन का क्या हो गया? कलेक्शन। और इस सीमेन में क्या पाया जाता है बुआ? इस सीमेन में क्या पाया जाता है? स्पर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल। इसको हम लोग बोलते हैं मेल गैमेट। तो दो चीज मिल गया, मेन चीज मिल गया, मेल गैमेट भी मिल गया और फीमेल गैमेट भी मिल गया। इस अंडाणु को क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट। इसको क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिल गया ना? नहीं समझ आ रहा है? अब क्या करेंगे? तीसरा स्टेप, यहां तक दिख रहा है ना? तीसरा स्टेप में क्या करेंगे ना कि प्रयोगशाला, बोले तो लेबोरेटरी, लेबोरेटरी अर्थात प्रयोगशाला में हम लोग क्या करते हैं कि कृत्रिम प्रक्रिया के द्वारा, आर्टिफिशियल मेथड से हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये अंडाणु है ना, तो इस अंडाणु को हम लोग क्या करते हैं? शुक्राणु के साथ ऐसे क्या है? शुक्राणु है मान लो। समझ में आ रहा है ना? तो किसी एक शुक्राणु को, जैसे मान लीजिए कि शुक्राणु भी दो तरह का मेल जनरेट करता है ना। एक कैसा जनरेट करता है? 22+X, 22+ हो सकता है, 22+X और 22+Y। अब फीमेल के पास बस कहता है क्या चीज है? 22+X से रहता है। समझ में आ रहा है ना? तो वो डॉक्टर जो होता है ना, वो पूछता है, किससे पूछेगा? दोनों से पूछेगा। आ रहा समझ में कि आपको बच्चा में कौन सा बच्चा चाहिए, मेल चाहिए कि फीमेल चाहिए? तो वो गार्जियन जो होते हैं ना, ये दोनों कपल जो होते हैं, कहते हैं कि हमको जो बच्चा चाहिए ना, वो लड़का होना चाहिए। तो वो जो उजला कोट वाला आदमी होता है, यानी कि डॉक्टर, चिकित्सक, तो वो चिकित्सक क्या करेगा? वाई वाला जो शुक्राणु होगा ना, उसको टारगेट करेगा। बाकी सबको वो क्या करेगा? छोड़ देगा। एक्स वाला जो है ना, इसको क्या करेगा? छोड़ देगा। और वाई वाले को फिर अंदर में क्या करेगा? जैसे ये हो गया, और इसको क्या करेगा? शुक्राणु। नहीं समझ आ रहा है? इसके पास क्या है? 22+Y, और इसके पास क्या है अंदर में? 22+X। तो इस शुक्राणु को इस अंडाणु में क्या करता है? कृत्रिम प्रक्रिया के द्वारा अंदर में डाल दिया जाता है। समझ में आया ना? तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? ICSI के नाम से जानते हैं इसको। यानी कि कृत्रिम प्रक्रिया के द्वारा जब शुक्राणु को अंडाणु के अंदर में प्रवेश करवा दिया जाता है, तो उस विधि को, उस मेथड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ICSI के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यहां तक समझ में आ रहा है ना जी? इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं जी? हाँ बोलो। अरे बोलो ना, डाउट है तो तुम बोलो। बोलो ना, ये तो सर बोल रहे थे क्या तो कुछ हुआ। अरे बोलेगी तब तो। सर बोलो। बोल रही कि एक दो बच्चा नहीं होता है, मेल और फीमेल, हाँ, इसमें बताएंगे ज्यादातर चांस जो होता है ना, दो ही बच्चे जन्म लेता है। IVF में जो है ना, एक से ज्यादा बच्चे जन्म लेने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, थोड़ा वो भी बता देते हैं। अब इसमें समझिए, पहले ये समझ लीजिए, इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसको हम लोग हिंदी में क्या, यहाँ तक दिख रहा है ना जी? यस सर। अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेचन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेचन के नाम से जानते हैं। और ये जो संपूर्ण प्रक्रिया जो की जाती है ना, वो संपूर्ण प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? IVF कहलाती है। क्योंकि इसको लेबोरेटरी में रख कर शुक्राणु को निषेचित करवाया जाता है ना, तो इस तरह से ये क्या कहलाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यहाँ तक दिख रहा है? यस सर। इसको क्या बोलते हैं? इन विट्रो
फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। प्रयोगशाला में जब शुक्राणु को कृत्रिम विधि के द्वारा निषेचित करवाया जाता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और जिस प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणु अंदर घुस रहा है उसको क्या बोलेंगे? ICSI मेथड बोलेंगे। अरे समझ में, शुक्राणु का अंदर जाना कौन से मेथड से गया? ICSI। और जिस प्रक्रिया के अंतर्गत इसको किया जा रहा है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? IVF मेथड बोलेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उसको बोलते हैं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जब शुक्राणु अंडाणु के अंदर में चला गया तब क्या होगा? देखो अब होगा क्या चीज कि अंडाणु के अंदर में शुक्राणु चला गया तो इस अंडाणु के अंदर में 2 न्यूक्लियस आ जाता है। इन दोनों न्यूक्लियस को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? प्रो न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। प्रो न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। यानी कि एक न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होगा 22+Y और दूसरा में होगा 22+X। अब ये दोनों न्यूक्लियस एक साथ मिल जाता है, समझ में आ रहा है ना? और एक साथ मिलकर क्या हो जाता है? 44+XY। तो अब ये जो कोशिका होती है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? युग्मनज। इसको क्या बोलेंगे? युग्मनज। बोलने का मतलब है इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? जाइगोट। इसको बोलते हैं जाइगोट। अब इस जाइगोट के अंदर में ये जो नाभिक है ना, ये डिवाइड होने लगता है। कोशिका का आकार तो नहीं बढ़ता है, ये कोशिका जो हुआ ना ये आकार में नहीं बढ़ेगा, बस इसके अंदर में सेल जो होंगे ना वो डिवाइड होने लगते हैं। और जब कोशिका अंदर में डिवाइड होकर 8 से 16 कोशिकाओं में जब बढ़ जाएगी तो इन कोशिकाओं को तो हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर के नाम से जानते हैं। यानी कि जब 8 से 16 कोशिकाओं वाली अवस्था बन जाएगी, ब्लास्टोमियर अवस्था बन जाती है, तब इस कोशिका को, अरे समझ में ना, इसे क्या किया जाता है? उस माता का जो गर्भाशय होता है ना, वो फीमेल जो थी ना, उसका जो फीमेल का इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ये वाला होता है ना जी, बनाते थे ना ऐसे करके, ऐसे। तो इसमें ये वाला जो पोर्शन होता है ना, 8 से 16 कोशिकाओं वाली जो अवस्था होती है, इसको क्या किया जाता है? गर्भाशय में इम्प्लांट कर दिया जाता है, गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। जब गर्भाशय में इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है तब ये इम्प्लांट होने के बाद एक हार्मोन बनाने लगता है जिसका नाम क्या होता है? HCG। ये HCG किसके द्वारा बनता है? प्लासेंटा के द्वारा बनता है। यानी कि अगर ये 8 से 16 कोशिकाओं वाला जो ब्लास्टोमियर है, ये जो अवस्था है, अगर ये गर्भाशय के अंदर में अंतःक्षेपित हो गया है, तब अंतःक्षेपित होने के बाद ये क्या कर लेता है? प्लासेंटा का निर्माण कर लेता है। और ये प्लासेंटा एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम क्या होता है? HCG। इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन, और ये हार्मोन जो होता है ना, कहाँ पे चला जाता है? ब्लड में। और ब्लड के माध्यम से कहाँ पे चला जाता है? यूरिन में, बोले तो मूत्र में। और एक किट होता है, प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट बोलते हैं, उस किट में जब यूरिन को डाला जाता है ना तो कलर चेंजिंग होता है, लाइन दिखता है। अगर डबल लाइन दिखा तो HCG उपस्थित है, सिंगल लाइन दिखा तो मतलब HCG उपस्थित नहीं है मूत्र में। तो अगर HCG उपस्थित होगा तो डबल लाइन दिखेगा, इसका मतलब कि प्रेगनेंसी जो है कंफर्म हो गया है। समझ में आ रहा है ना? अब जो है ये दोनों जोड़ा जो होगा ना, अब पेरेंट्स बनने के लायक हो गया, मतलब कि अब इसके बच्चे जो है जन्म ले लेंगे, अब ये मिठाई बांट सकता है। नहीं समझ आया? आया समझ में? अब डॉक्टर जो होगा, जो उजला कोट पहने हुए होगा, ऐसा आदमी मिलेगा। डॉक्टर कैसा रहता है जी? डॉक्टर जो रहेगा भयानक रहता है, ऐसे, ठीक ना? ये मान लो ऐसे ऐसे, ये मान लो डॉक्टर है, समझ में आ रहा है ना? ये डॉक्टर क्या करेगा कि 9 महीने के बाद अगर नॉर्मल डिलीवरी के लायक चांसेस बन रहे हैं तो नॉर्मल डिलीवरी होगा, और अगर चांसेस नहीं बन रहे हैं तो ये यूट्रस को काट कर और उस बच्चे को क्या करेगा? बाहर में निकाल लेता है। तो जो बचवा निकलेगा ना बाहर में, हुआ इस छुटका निकल गया ना, आया ना, तो इसी बच्चे को हम लोग क्या बोलेंगे?
बेबी के नाम से जानेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये बच्चा अब आगे चल के टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाबे करेगा, इसका नामकरण हो गया टेस्ट ट्यूब बेबी, नहीं, वो मेथड से आ गया, वो बच्चा कहलाया। आया समझ में? फिर इस बच्चे को बाद में जाके कोई नाम रख देंगे। आया समझ में? कुछ रख दिए, ABCD रख दिए, समझ आया ना, क रख दिए, आया समझ में? XYZ रख दिए, नहीं समझ आ रहा है? तो इस तरह से सबसे पहला जो भारत में बेबी बना था ना, उसका नाम था कनुप्रिया अग्रवाल करके था, या शायद बेबी हर्ष करके आया था। ये 1986 ईस्वी में जन्म लिया था। इसका नाम था हर्ष, बेबी हर्ष, या कहीं कहीं पे लिखता है कनुप्रिया। फीमेल के बारे में बताया जाता है, कनुप्रिया अग्रवाल करके लिखता है। तो ये सबसे पहले जन्म लिया था। तो आजकल जो है ना, इस मेथड के द्वारा भी वैसे दंपत्ति के बच्चे उत्पन्न होते हैं जो बांझ होते हैं, जो किसी कारण से अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं। तो इनफर्टिलिटी का चांसेस जो होता है ना, ये प्रोसेस किया किस कारण से जाता है, जब ये दोनों में से कोई एक जो होते हैं ना इनफर्टाइल हो जाते हैं, मतलब कि बांझ हो जाते हैं, या तो फीमेल हो जाए या तो क्या हो जाए, मेल हो जाए। दिख रहा है ना? यस सर। तो समझिए, तो फीमेल अगर मान लीजिए कि अंडाणु नहीं बना रही है, ना समझ में, तो फिर दूसरे फीमेल से क्या किया जाता है, अंडाणु को कलेक्ट किया जाता है, अरे समझ में। और अगर मान लीजिए कि मेल शुक्राणु नहीं बना पा रहा है, या जो शुक्राणु बना रहा है वो सब मर गया, शुक्राणु है उसका, कोई स्वस्थ शुक्राणु नहीं है, तो फिर दूसरे मेल से क्या किया जाता है, सीमेन को कलेक्ट किया जाता है, अरे समझ में। या मान लीजिए कि मेल जो शुक्राणु बना रहा है उसमें से 10% शुक्राणु जो है ना हेल्दी है, बाकी 90% जो है सब मर गया है, तो उस 10% शुक्राणु को आर्टिफिशियल मेथड से मादा के अंडाणु में क्या किया जाता है, अंदर में डाला जाता है। समझ में आ रहा है ना? ICSI मेथड के सहायता से इसको क्या किया जाता है, अंदर में मतलब फर्टिलाइज करने के लिए भेजा जाता है, ताकि अंडाणु फर्टिलाइज हो सके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तीसरा केस में क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि ये अंडाणु भी बना रही है, अब वो जो है शुक्राणु भी बना रहा है, लेकिन इसका गर्भाशय जो है उस बच्चे के डेवलपमेंट के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है बार बार, तो फिर उस केस में जो है ना दूसरी महिला का व्यवस्था किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? इस महिला का व्यवस्था किया जाता है, और इस महिला से कहा जाता है कि इनके अंडाणु और इनके शुक्राणु से मिलने वाला जो 8 ब्लास्टोमियर वाला जो अवस्था होता है ना, या भ्रूण कह सकते हैं उसको आप अपने गर्भाशय में रख कर और पालिए, और जब बच्चा बड़ा हो जाए ना, तो उस बच्चे को क्या कीजिए, इन दोनों को सौंप कर आप जो है माल मतलब पैसा लेकर चल जाइए। अरे समझिए, तो ये जो है पैसा का डिमांड करती है, 5 लाख 10 लाख रुपया करती है कि हमको इतना चाहिए, तब हम अपने यूट्रस में इस बच्चे को पालेंगे, क्योंकि इसके लिए बदनामी झेलना पड़ता है ना, थोड़ा सा सब गांव समाज से लड़ना पड़ता है, इसमें नहीं समझ आ रहा है। तो इस तरह की महिला जो होती है क्या कहलाती है, सर्वोगेट माता के नाम से जानी जाती है। तो सर्वोगेट माता वैसी स्त्री होती है जो दूसरे के बच्चे को अपने गर्भ में रखकर पालती है, और बच्चा जब प्रसव प्रक्रिया के द्वारा जन्म लेता है तो फिर उस बच्चे को उसके वास्तविक जनक को क्या किया कर दिया जाता है, सौंप दिया जाता है। लेकिन इसके पहले ये दोनों जो है इसके साथ एक एग्रीमेंट पेपर बनाते हैं। आया समझ में? एग्रीमेंट पेपर बनता इसलिए है ताकि अगर बाद में अगर आप मुकर जाइएगा तो फिर यही एग्रीमेंट पेपर आपको दिखाया जाएगा और समझाया जाएगा कि आप जो है अपने बाप से फिर पीछे हट रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण होता है। तो ये कॉस्टली प्रोसेस होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, करीब करीब 1 से 1.5 लाख रुपया इसमें खर्चा हो जाता है। ये सबके बस की बात नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो खैर बिल्कुल नहीं है, या हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, अपना पैसा व्यवस्था करके करवा ले। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखेगा, टेस्ट ट्यूब बेबी ऐसा नहीं है कि 100% रिजल्ट देता है, नहीं, चांसेस 50-50 हो सकते हैं, ना भी हो सकता है, हो भी हो सकता है, एक बार में कभी इसमें सफलता नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करवाएं या सीधे यूट्रस के अंदर में भेज दिए तो इम्प्लांट हो ही जाएगा। हो सकता है पहला बार ना हो, दूसरा बार में हो जाए, दूसरा बार में ना हो तो तीसरा बार में हो। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? ये उसके यूट्रस पर डिपेंड करता है कि वो उसको एडॉप्ट करता है कि नहीं करता है। आ रहा समझ में? तो इस केस में क्या किया जाता है ना कि जो डॉक्टर होता है ना, ये डॉक्टर जो है ना एक बार में 2-3 को निषेचित अंडाणु को क्या करेगा, यूट्रस के अंदर में डाल देगा। आया समझ में? वो इसलिए ऐसा करता है ताकि चांसेस जो है ना इम्प्लांटेशन का चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाए, आरोपण का चांसेस ज्यादा हो जाए। तो कभी कभी केस में क्या होता है ना कि 2-3 को अंदर में भेजा ना तो तीनों के तीनों जो इम्प्लांट हो गए। आया समझ में? तीनों के तीनों इम्प्लांट हो गया तो एक बार में तीनों बच्चे जन्म लेते हैं। तो ज्यादा चांसेस इसमें ज्यादा बनने के होते हैं, क्योंकि डॉक्टर ज्यादा रिस्क नहीं लेता, कहता कौन बार बार करने जाएगा, एक के बार में भेजो 2-4 को, जिसको सटना होगा वो सट जाएगा, जिसको हटना होगा वो हट जाएगा। मालूम चलेगा जिसका किस्मत बढ़िया रहा ना वो एक के बार में 4 को एडॉप्ट कर लिया, एक बार में 4 बच्चे, तो और बढ़िया से मिठाई बांटता है।
हाँ मतलब इस तरह से फर्टिलाइज किया जाता है, XY से करवाया जाता है ना समझ में। तो इस तरह से टेस्ट ट्यूब बेबी के फायदे होते हैं। तो ये इनफर्टिलिटी केस में होता है। तो एक चीज याद रखिएगा, आजकल जो पुरुषों में जो समस्या ज्यादा आ रही है ना, ये शुक्राणु के कम बनने की समस्या ज्यादा आ रही है, या जो शुक्राणु बना भी रहा है वो हेल्दी शुक्राणु नहीं बन रहा है, क्योंकि मेल जो है ना वो नशा जो है ना बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहा है आजकल। नशा करने से भी जो है ना स्पर्म का जो एक्यूरेसी कह सकते हैं या उसका टेंडेंसी कह सकते हैं वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि गांजा, भांग, दारू, खैनी, गुटखा, चरस, अफीम, कोकीन और हेरोइन के फेर में मत पड़िए, समझ आए ना। इसके फेर में अगर पड़ोगे तो मालूम चलेगा प्रेजेंट तो अच्छा नजर आएगा, बहुत बढ़िया लगेगा, फीलिंग बेटर आएगा, लेकिन फ्यूचर खराब हो जाएगा। बाद में इतना ना तकलीफ पड़ेगा ना कि जी नहीं सकते हो। फीमेल में ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं होता है, ज्यादातर प्रॉब्लम मेल में होता है, लेकिन हम लोग का देश पुरुष प्रधान देश है ना जी, यहाँ पे फीमेल को ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, लेकिन असली में प्रॉब्लम कभी कभी मेल में ही ज्यादा रहता है। आ रहा समझ में। इसके अलावा भी दूसरा रीजन क्या है कि आजकल का पहनावा भी दूसरे तरह का हो गया है। मेल जो होता है ना टाइट वगैरह जींस वगैरह पहनता है, समझे, जींस पहन है ना जी, तो ये क्या करता है ना कि वृषण को नीचे ही नहीं आने देता है, बॉडी से नीचे नहीं आने देता है, तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है, जिस कारण से वृषण जब बॉडी के संपर्क में रहता है ना तो हाई टेम्परेचर के कारण सभी के सभी शुक्राणु जो है वो मर जाते हैं। तो इसीलिए पहनावा के कारण भी पुरुष जो है इनफर्टाइल हो रहा है। पहले जो है ना धोती कुर्ता लंगोटी चलता था, नहीं समझ आ रहा है, लंगोट चलता था ना जी, तो वो सब बढ़िया रहता था, वो सब ढीला ढाला रहता था। धोती कैसा रहता था, ढीला ढाला धोती रहता था ना। मनुष्य जितना ज्यादा फैशन में रहेगा ना उतने तकलीफ पड़ेगा उसको। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। तो चीजें बदली हैं, तो चीजें उसी तरह से मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मोबाइल वगैरह आ गया है, तो अब जो है ना पहले 2G था, 3G था, 4G था, 5G आ गया। तो 5G आया तो बहुत बढ़िया तो हुआ है, लेकिन रेडिएशन भी बहुत बढ़ गया है। अब पहले जहाँ नेटवर्क नहीं भी पहुंचता था ना 5G के कारण वहां भी नेटवर्क पहुंच जा रहा है, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं रहेगा तो पैसा कौन देगा उसको रिचार्ज का। तो 5G आने से 5th जनरेशन आने से क्या हुआ ना कि रेडिएशन तो और तेज हो गया। तो ये रेडिएशन जैसे पैकेट में मोबाइल रखते हैं ना जी, यहाँ रखें, तो यहाँ रखेंगे तो रेडिएशन यहाँ पहुंच रहा है ना, तो उस रेडिएशन से भी शुक्राणु जो है ना पुरुष के मर जाते हैं। आ रहा समझ में। तो ये भी रीजन है, इनडायरेक्टली आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे जो है ना इनफर्टाइल होते चल जाएगा। आ रहा समझ में। और भी बहुत सारी रीजन है, जैसे लैपटॉप छोटा होता है, पहले डेस्कटॉप आता था, टेबल पर रख के हम लोग जो है ना यूज करते थे, अब लैपटॉप आ गया है, उसको गोद में रख के आउ चलाता है आदमी, तो उसके नीचे से जो हीट जनरेट होता है ना, वो हीट के कारण बहुत सारे शुक्राणु जो होता है ना पुरुष के, वो सब मर जाते हैं। आ रहा समझ में। तो दुनिया फास्ट हो रहा है, लेकिन जो है ना बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं, तरह तरह का बीमारी भी तो उत्पन्न हो रहा है ना। हाँ, वो ज्यादा बनाने के लिए होता है, जैसे 1 महीने में 1 अंडाणु बनाएगी तो डॉक्टर उतना वेट नहीं ना कर रहा है कि हम आपके चलते 1 महीने में रुका रहेंगे तब तक दूसरा पेशेंट ना देखेंगे हम। इसीलिए वो ज्यादा तेजी से काम करने के लिए इसको एफएसएस का इंजेक्शन लगा देता है कि आप जो है ना 1 महीना में 1 बना रही थी ना, अब 4-5 को बनाएगी, तो अब जो है 4-5 को बनाने के बाद जो है ना वो ज्यादा अच्छे से ना रिसर्च कर पाएगा। समझ में आया बुआ। अब कोई बोलेगा टेस्ट ट्यूब भी क्या था, समझा देगा ना उसको बढ़िया से। ये कोई ट्यूब में बच्चा पैदा नहीं होता है, ये गर्भाशय में ही पैदा होता है, लेकिन बाहर में निषेचित करवाया जाता है इसको। समझ में आ गया। चलो ठीक।